आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी इच्छा पूर्ति। सुबल चंद्र के पुत्र का नाम था सुशील चंद्र। जैसा नाम था उसके अनुसार स्वभाव न था। यह ज़रूरी भी नहीं कि आदमी अपने नाम के अनुरूप ही हो। सुबल चंद्र दुबले पतले शरीर वाले थे और सुशील चंद्र कभी शांत नहीं रहने थे। सुशील दिन भर मोहल्ले में कुछ न कुछ परेशानी करता रहता था। उसके पिताजी कभी कभी उसे सज़ा देने के लिए उसको पकड़ने के लिए दौड़ते रहते थे, लेकिन पैर में दर्द होने के कारण उसे पकड़ नहीं पाते थे। सुशील हिरण की तरह छलांगे मारता हुआ भाग जाता और हाथ नहीं आता। जब कभी पकड़ में आ जाता तो छुड़ाने का यत्न करता, लेकिन कभी कभी उसकी जमकर पिटाई होती। शनिवार का दिन था। शनिवार को आधे दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन फिर भी सुशील स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखता था। उस दिन भूगोल का इम्तिहान था। उसके वश की बात न थी। फिर मोहल्ले में बोस परिवार में आतिशबाजी का कार्यक्रम भी था। सुशील चाहता था कि दिन भर कार्यक्रम में व्यस्त रहा जाए। अपने इरादे के अनुसार उसने स्कूल जाने से मना कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। उसके पिताजी ने उससे पूछा, सुशील, आज स्कूल नहीं जाओगे? पेट में दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। सुशील ने धीमे से जवाब दिया। वह अपने लड़के के बहानों से परिचित थे। पिता ने मन ही मन इरादा किया, आज इसे सबक सिखाता हूँ। उसने सुशील से कहा, पेट में दर्द है तब तो आज कहीं भी नहीं जाना है। मोहल्ले में आज आतिशबाजी है, देखने के लिए अकेला हरी ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए लेमन जूस ले रखे थे, लेकिन आज नहीं। चुपचाप सो जाओ, अभी पाचक बना लाता हूँ। पिता ने उस कमरे के बाहर सांकल लगा दी और पाचक बनाने में जुट गए। सुशील अजीब मुसीबत में फंस गया था। उसे लेमन जूस बहुत अच्छा लगता था और पाचक के नाम से मितलाई आती थी। आतिशबाजी देखने का इरादा भी चौपट हो गया। जब सुबल बाबू हाथ में पाचक का कटोरा लेकर कमरे में घुसे तो सुशील ने घबराहट के साथ कहा, अब डर नहीं है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुबल बाबू ने कहा, नहीं नहीं, अब शाला जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पाचक पीकर लेट जाओ, सारा दर्द दूर हो जाएगा। पिता ने धमकाकर उसे पाचक पिला दिया और कमरे के बाहर ताला लगा दिया। सुशील पलंग पर पड़ा आंसू बहाता रहा और विचारता रहा कि यदि बापू जितना बड़ा हो जाऊं तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं होगा। काश कल ही इतना बड़ा हो जाऊं तो मज़ा आ जाए। सुबल बाबू भी अकेले में विचार कर रहे थे कि मेरे माता पिता मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। काश फिर से बचपन लौट आए तो मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूं, मन लगाकर पढ़ाई करूं। जब वे बाप बेटे मन ही मन विचार कर रहे थे, उस वक्त इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी। उन दोनों के मन की बातें उसने जान ली और इरादा किया कुछ दिन के लिए बाप बेटे की इच्छा पूरी कर दी जाए। अपने इरादे के अनुसार वह सुबल बाबू के पास पहुंची और कहने लगी, तुम कल से अपने पुत्र की उम्र वाले हो जाओगे। इसी तरह सुशील से कहा, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, कल से तुम अपने पिता की उम्र वाले हो जाओगे। इच्छा रानी की बात सुनकर पिता पुत्र बहुत ही खुश हो गए। उम्र के बोझ से थके हुए सुबल चंद्र रात्रि में सो नहीं पाते थे। सवेरा होने से कुछ समय पूर्व ही उन्हें नींद आती थी, किंतु इच्छा रानी के वरदान के बाद उस दिन सवेरे सवेरे बच्चे की तरह उछलते कूदते बिस्तर से उठे। उन्होंने देखा कि वे बहुत छोटे से हो गए। मुंह में फिर से दांतों ने जन्म ले लिया। दाढ़ी मूंछ के बाल साफ हो गए। बुढ़ापे की कोई निशानी नहीं बची थी। रात्रि में जो कपड़े पहनकर सोए थे, सुबह वे इतने ढीले हो गए कि आस्तीन ज़मीन पर लटकने लगी। कुर्ते का गला छाती से सरककर पेट तक लटक गया और धोती का छोर इतना झूल गया कि चलने में भी कठिनाई होने लगी। उधर सुशील चंद्र में भी परिवर्तन आ गया।
उसकी आदत थी कि सवेरे सवेरे उठकर उपद्रव किया करते थे, किंतु आज तो न नींद खुल पा रही थी, न बिस्तर से उठने को जी हो रहा था। अपने पिता के उद्यम फैल से नींद में दखल पड़ रही थी। उसने उठते ही देखा, रात को जो कपड़े पहनकर सोए वे सिकुड़ गए, शरीर से चिपक कर फटे जा रहे थे। शरीर सहसा बढ़ गया, मुंह पर अचानक दाढ़ी मूंछ आ गई, सिर पर से बाल गायब, चिकनी सी टाट दिखाई देने लगी। उस दिन बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। करवटें पर करवटें बदली जा रही थी। कई दफ़ा उबासे ले चुका था, फिर भी आलस ने घेर रखा था। अपने पिता के उपद्रव से खिन्न हो खींचता हुआ बिस्तर से उठा। इच्छा रानी के वरदान के कारण पिता पुत्र की इच्छा पूरी होने पर दोनों ही मुसीबत में पड़ गए। सुशील चंद्र चाहते थे कि वह अपने पिता की तरह बड़ा और आज़ाद होने पर अपनी इच्छा के अनुसार चाहेगा वैसा ही करेगा। वृक्षों पर चढ़कर फल खाएगा, पानी में कूदा करेगा, चिड़ियों के बच्चे उतारा करेगा, सारे देश में घूमता रहेगा, जब चाहेगा तब घर आया जाया करेगा, जो चाहेगा सो खाएगा, कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन सुबह सुबह उठकर वृक्ष पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। जलकुंभी वाले तालाब को देखकर उसे आशंका हुई कि यदि इसमें छलांग लगाऊंगा तो बुखार चढ़ जाएगा। वह चुपचाप चटाई बिछाकर सो गया और पड़ा पड़ा अनेक तरह की कल्पनाएं करने लगा। उसने निश्चय किया कि सहसा खेल कूद छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। थोड़ा खेल कूद लेने की कोशिश में आपत्ति भी क्या है। यह विचार कर वह पास वाले एक पेड़ पर चढ़ने के लिए अनेक तरह से यत्न करने लगा। कल तक जिस वृक्ष पर वह गिलहरी की तरह आसानी से चढ़ जाया करता था, आज बुढ़ापे में गिरा सिर पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। नीचे की एक शाखा पकड़कर चढ़ना चाहा तो उसकी देह के भार से वह शाखा ही टूट कर जमीन पर गिर गई और वह भी नीचे गिर गया। पास के मार्ग से गुजर रहे यात्रियों ने उस वृद्ध को बालक की तरह हरकतें करते हुए देखकर उसका मखौल उड़ाया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। सुशील चंद्र का शर्म के मारे मुंह लटक गया और हताश हो वह फिर चटाई पर जा बैठा। उसने अपने नौकर से कहा, अरे बाजार से 1 रुपए का लेमन जूस ले आ। लेमन जूस के लिए सुशील की बहुत इच्छा थी। विद्यालय के निकट ही एक लेमन जूस की दुकान थी। उस दुकान में वह प्रतिदिन रंग बिरंगे लेमन जूस देखता था। वहाँ दुकानदार अच्छी तरह सजा कर रखता था। अपने पिता से प्रतिदिन जो हाथ खर्च मिलता था उससे लेमन जूस ही खरीद कर पिया करता था। वह कल्पना किया करता कि उसके पास जब अपने पिता की तरह पैसे हो जाएंगे तो वह खूब सारी लेमन जूस खरीद कर अपनी जेब भर लेगा और खाता रहेगा। लेकिन आज जब नौकर 1 रुपए की ढेर सारी लेमन जूस लेकर आया तो वह एक भी नहीं उठा सका। उसने मुश्किल से एक लेमन जूस उठाकर अपने मुंह में रखा, दांतों से रहित मुंह में चूसना चाहा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। एक बार विचार किया कि ढेर सारे लेमन जूस अपने बालक पिताजी को दे दे, लेकिन तभी ख्याल आया कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। इतने सारे लेमन जूस चूसकर वे रोगी हो जाएंगे। कल सांझ तक उसके जो साथी कबड्डी खेला करते थे वे उसकी तलाश में आए तो वृद्ध शरीर वाले सुशील चंद्र को देखकर सभी भाग गए। सुशील ने विचार किया कि पिता की तरह स्वतंत्र हो जाने पर अपने साथियों के साथ दिन भर कबड्डी खेला करेगा। किंतु आज राखाल, गोपाल, अक्षय, निवारण, भरत और नंद को अपनी ओर आते देखकर उसे मन ही मन बहुत कुंठा हुई। वह विचार करने लगा कि क्या मज़े से चुपचाप बैठा हुआ था, अब ये उसके साथी न जाने कहाँ से आ टपके और उपद्रव करने लगे। बता चुका हूँ कि पिता यानी सुबल चंद प्रतिदिन औसारे में चटाई बिछाकर बैठे बैठे विचारा करते थे कि बचपन में सारा समय खेल कूद में नष्ट कर दिया था, किंतु अब यदि फिर से बचपन लौट आए तो सारा दिन शांति से दरवाज़ा बंद करके घर के भीतर बैठकर किताब पढ़ता रहूँगा और पाठ याद करता रहूँगा। इतना ही नहीं, शाम पहर अपनी दादी से कहानियाँ सुनना भी बंद कर दूँगा।
और दीपक जलाकर रात्रि में 10-11 बजे तक अध्ययन करता रहूँगा। लेकिन फिर से बचपन लौट आने पर सुबलचंद फिर से स्कूल जाने को तैयार न थे। सुशील अपने पिता की इस हरकत से दुखी था। वह कूड़ कर झड़कता, बापू विद्यालय क्यों नहीं जाओगे? सुबल सिर खुजलाकर मुंह लटका लेते और चुपचाप कहते, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए विद्यालय नहीं जा सकूंगा। सुशील खींचकर कहता, जा क्यों नहीं सकोगे? विद्यालय जाते वक्त मुझे भी ऐसी शिकायतें हुआ करती थी, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वास्तव में सुशील ऐसे ही बहाने बनाकर विद्यालय में अनुपस्थित रहता था, और वह भी अभी हाल ही की बात थी। उसे छल पाना उसे पिता के बस की बात नहीं थी। विद्यालय का अवकाश होने पर सुबल घर आकर खूब दौड़ भाग करके खेल कूद के लिए विकल हो उठता, किंतु ठीक तभी उनका पुत्र सुशील चंद्र आंखों पर चश्मा चढ़ाए रामायण के सस्वर पाठ में तल्लीन होता और अपने पिता सुबल की धमा चौकड़ी से उसके पाठ में व्यवधान होता था। वह सुबल को बलात् पकड़कर अपने निकट बिठा लेता और हाथ में पाटी थमाकर कहता कि पिताजी लीजिए, गणित का अभ्यास कीजिए। अंकगणित के ऐसे कठिन से कठिन सवाल चुनकर देता कि एक एक सवाल में बेचारे पिता को एक एक घंटा लग जाता था। संध्या के वक्त वृद्ध सुशील के कक्ष में बहुत से वृद्ध आ बैठते और शतरंज खेला करते थे। उस वक्त सुबल को चुप और शांत रखने के लिए सुशील ने एक ट्यूटर की व्यवस्था कर दी थी। मास्टर साहब रात्रि में 10 बजे तक पढ़ाया करते थे। सुशील भोजन आदि के मामले में कठोरता से नियमों का पालन किया करता था। उसके पिताजी जब वृद्ध थे तो उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं थी। तनिक भी ज़्यादा खा लेते तो डकारें आने लगती थी। सुशील इस बात से अच्छी तरह परिचित था, किंतु सहसा छोटे हो जाने पर अब उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि वे सब कुछ हजम कर लेते थे। सुशील अपने पिता को खाने के लिए इतना कम देता था कि भूख के मारे वे परेशान रहते थे। आखिर में सूखकर कांटे हो गए और हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी। सुशील ने विचार किया कि उसके पिता को कोई खराब बीमारी लग गई है, अतः वह उन्हें तरह तरह की औषधियाँ दिलाने लगा। वृद्ध सुशील की दशा भी दयनीय थी। वह अपने पिछले अभ्यास के अनुसार जो भी करता वही उसके लिए सजा न था। पहले वह ग्राम में कहीं भी नाच तमाशे की खबर पाता तो घर से भागकर वहां जा पहुंचता और इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि तेज सर्दी पड़ रही है अथवा अत्यधिक बारिश हो रही है। अब वृद्ध सुशील वैसा करता तो सर्दी लग जाती, खांसी होने लगती, शरीर टूटने लगता, सिर दुखता और 3-3 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़े रहता। पहले यह हमेशा तालाब में स्नान करने जाता था। यदि अब वह ऐसा करे तो शरीर जकड़ जाता, गांठें सूज जाती और चिकित्सा में 6-6 महीने लग जाते। अब हर तीसरे दिन स्नान करता, गर्म पानी से नहाना पड़ता था। पूर्व अभ्यास के कारण वह तख्त से उछलकर उतरता तो हड्डियां बजने लग जाती। मुंह में पान दबाने के बाद ही उसे ख्याल आता कि उसके मुंह में दांत तो है ही नहीं, पान चबाना बहुत मुश्किल है। भूलकर कंघी करने लगता, तब कहीं उसे ध्यान आता कि उसका सिर तो सफ़ा चट्टा है। कभी कभी वह अचानक भूल जाता कि मैं अपने पिता की उम्र का बूढ़ा हो गया हूँ और फिर पहले की तरह नटखटापन करने लगता। मोहल्ले की बूढ़ी आंटी बुआ का कलश पत्थर मारकर फोड़ देता और वह बेचारी पानी तरबतर हो जाती। बूढ़े का यह बचकाना देखकर लोग उसे फटकारते और मारने दौड़ते। वह भी शर्म के मारे इतना गड़ गया जाता कि मुंह छिपाने को कहीं जगह तलाश करने पर भी नहीं मिलती। सुबलचंद्र भी यदा कदा भूल जाते कि मैं बचपन में लौट आया हूँ। स्वयं को पूर्व की तरह वृद्ध जानकर वह वृद्धों के ताश चौपड़ के खेल देखने लगता और निकट बैठकर वृद्धों की तरह बतियाने लगता। इस पर सभी उसे फटकारते हुए कहते कि जा बालकों के साथ खेला कूदा कर,
और वे लोग उसका कान पकड़कर उसे निकाल देते। प्रायः अनचेते क्षणों में सहसा अपनी स्थिति को भूल जाता और अध्यापक से कह बैठता, ज़रा जर्दा दीजिए तो। इस हरकत के कारण अध्यापक उसे कक्षा में बेंच पर एक टांग पर खड़े रहने का हुक्म फरमा देते। कभी कभी नाई से ही सवाल करने लगता, अरे बेजा, कितने दिन बीत गए, तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया रे? नाई विचारने लगता कि इस बच्चे ने मखौल करना सीख लिया है, इसकी ठिठौली करने की आदत पड़ गई है। वह भी जवाब में कह देता, बस अभी आया, कोई 10-1 साल में। वह कभी कभी अपनी आदत के कारण अपने पुत्र सुशील को डांट फटकारते हुए पीट भी देता। सुशील अपने बालक पिता का व्यवहार देखकर बहुत खिन्न हो जाता और कहता, पढ़ लिख कर यह तुम्हारी बुद्धि व्यवहार कर रही है। छोटे से बच्चे होकर भी तुम वृद्ध आदमी पर हाथ उठाते हो, छी। और इस तरह की बात बेबात में उसे सभी आदमी मारते पीटते। कोई घूंसे लगाता, कोई थप्पड़ मारता, तो कोई गालियां बकता। सुबलचंद ने परेशान होकर एक पिता से प्रार्थना करनी आरंभ की, ओह, यदि मैं अपने पुत्र सुशील चंद्र की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाता तो इस मुसीबत से पिंड छूट जाता। दूसरी ओर सुशील चंद्र प्रतिदिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे अपने पिता की तरह छोटा बच्चा बना दो। मैं अपनी इच्छा के अनुसार खेलता रहूँगा। मेरे पिता इतने वाचाल और उद्यमी हो गए हैं कि उन पर काबू पाना मेरे वश की बात नहीं है। इसी फिक्र के कारण मुझे पल भर भी चैन नहीं मिल पा रहा है। उन दोनों के मन की बातें सुनकर इच्छा रानी आई और कहने लगी, क्यों, तुम दोनों की इच्छा पूरी हो गई? दोनों पिता पुत्र जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हुए कतर स्वर में प्रार्थना करने लगे, दुहाई इच्छा रानी ठाकुरानी की, पूरी हो गई हमारी तमन्नाएं। अब पहले जिस रूप में थे हमें फिर से वहीं लौटा दो। इच्छा रानी ने उन दोनों से कहा, ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम दोनों अपना पहला रूप पालोगे। दूसरे दिन प्रातः सुबलचंद्र पहले जैसे वृद्ध होकर उठे और सुशील भी पहले जैसा बच्चा होकर उठा। दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि मानो किसी स्वप्न से जगे हों। सुबलचंद ने भारी स्वर में कहा, सुशील, व्याकरण याद नहीं करोगे? सुशील चंद ने सिर खुजलाते हुए कहा, बापू, मेरी पुस्तक गुम हो गई है। तो यह थी आज की कहानी इच्छा पूर्ति। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।